औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ सम मोर फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। और इसमें यहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि कुछ एलिमेंट्स को ना कुछ फैमिलीज़ के नाम से उनको स्पेशल नाम दिए जाते हैं, मसलन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये आपको जो है ना ये दो सीरीज़ नज़र आ रही हैं, ये लैंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड्स। तो अगर हम ये लैंथेनाइड में ये 14 एलिमेंट हैं और एक्टिनाइड में ये 14 एलिमेंट हैं। इनको हम रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है इनको। और इनको स्पेशल नाम देने की वजह क्योंकि ये जो एलिमेंट हमने रखे हैं इनकी प्रॉपर्टी तकरीबन आपस में एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। मसलन कौन सी प्रॉपर्टी खास रखती हैं, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एफ में आएगा, इसका भी और ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की। तो इस बुनियाद पर जो है ना हम इनको स्पेशल फैमिली का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी जो बात की गई है उसने कहा है कि कुछ टिपिकल एलिमेंट्स को जो सब ग्रुप ए में बिलोंग करते हैं उनको भी हम कॉमन फैमिली का नाम देते हैं। मसलन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और इनको हम जो है ना वो अल्कली मेटल कहते हैं, ये ग्रुप 1 है। और अगर हम इनके एलिमेंट्स को देखें जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम है, तो इनको जो है ना हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट्स को नाम दिया गया अल्कली मेटल का। भाई अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है इसको? अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है, मसलन आपके पास एलिमेंट है सोडियम, अगर मैं इसके साथ वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराता हूँ, ये मैं वाटर का फार्मूला है OH-1 सोडियम की +1, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ जो है ना वो हाइड्रोजन गैस बनती है। और इक्वेशन बैलेंस कर लें, इसके साथ 2 लगा लें, इसके साथ भी 2 लगा लें, तो ये जो चीज़ बनी है ये इसको हम कहते हैं अल्कली। और इस अल्कली की वजह से इन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को तमाम को मतलब कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट को हम अल्कली मेटल कहा जाता है। इसी तरीके से एक और फैमिलीज़ का नाम रखा गया है, मसलन आपके पास जो है ना ग्रुप 7 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम हैलोजन कहते हैं और ग्रुप 8 के एलिमेंट को हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये आपके सामने हैं, ये आपके पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में मतलब बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम, और इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इनको हम अल्कली मेटल कहते हैं, इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं इनको? इसलिए कहते हैं कि ये अर्थ में ज़्यादा जो अर्थ क्रस्ट है वो इन एलिमेंट का बना होता है। और इसी तरीके से अगर आप जाते हैं इस पर ग्रुप 7 पे, तो ग्रुप 7 में आप देख रहे हैं कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये 7 ग्रुप है और इनको ना हम हैलोजन्स कहते हैं। और हैलोजन का मतलब होता है साल्ट फार्मर। तो ये आपके पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप 7 के, इनको हम जो है ना वो कहा जाता है हैलोजन कहा जाता है। मसलन अगर आपके पास क्लोरीन है, अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ किसके साथ जी, मैं रिएक्शन कराता हूँ किसी भी अल्कली के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं रिएक्शन कराता हूँ, तो ये आपस में रिएक्ट करके जो है ना वो क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे। या इसी तरीके से और साथ जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं जी, वाटर बना देते हैं। तो या इसी तरीके से क्लोरीन का मैं खाली मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ किसी भी के साथ, तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये साल्ट बनाते हैं, इसलिए हम जो है ना वो इनको अल्कली कहते हैं। और ग्रुप 8 के एलिमेंट यानी आखिरी जो ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जिनान, रिडान, और इनको हम जो है ना वो नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं इसको? इसलिए नोबल गैसेस कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट ना करने की वजह क्या है? रिएक्ट ना करने की वजह ये कि इनके आउटर मोस्ट शेल जो है ना वो कम्प्लीटली फेल्ड होते हैं। मसलन मैं अगर नियॉन की बात करूँ तो नियॉन का एटॉमिक नंबर जो है ना वो 10 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो मैं कहता हूँ पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फार्मूले के मुताबिक ये 2n² फार्मूला है और इस फार्मूले के मुताबिक ये दूसरा ऑर्बिट है, दूसरे ऑर्बिट की वैल्यू 2 है। 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 इसका आंसर है। तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 फार्मूले के तहत 8 आते हैं और 8 ही हैं, तो ना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना ये गेन करेगा, इसलिए हम इनको नोबल का मतलब है ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, नोबल के शरीफ गैसेज हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इस तरीके से जो है ना हम कुछ पीरियोडिक टेबल को जब हम डिस्कस करते हैं तो कुछ कॉमन नेम की फैमिलीज होती हैं, उनको उन्हीं के नाम से पुकारा जाता है। वो इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि उनमें ख़ास एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करने जा रहा हूँ, अब अगली मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि इसके ना ब्लॉक्स बनाए गए हैं पीरियोडिक टेबल के।
तो हम इनको ना 4 ब्लॉक में टेबल को डिवाइड करते हैं। तो अगला टॉपिक ब्लॉक्स हैं। तो ये पहला और दूसरा ग्रुप है, इसको हम जो है ना वो एस ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है एस ब्लॉक। भी एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए एस ब्लॉक कहा जाता है कि जब भी हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आएगा। मसलन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सोडियम या मैग्नीशियम किसी एक की कर लें। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है ना हम कहते हैं 11 है जी। ये सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कई दफ़ा पहले भी बताई गई है कि आप 2 दफ़ा स्कूल लिखेंगे और 2 दफ़ा पब्लिक स्कूल लिखेंगे और 2 दफ़ा ही आप डीपीएस लिखेंगे, डीपीएस, ठीक है। इसी तरीके से डीपीएस और आपको बताया गया गैस की नंबरिंग इस तरह करनी है। पहले के साथ 1s, फिर 2s, फिर 3s आएगा, 4s आएगा, 5s आएगा और ये 6 आएगा। जब पहला पी लिखेंगे उसके साथ 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5 है। जब पहला डी आता है उसके साथ 3 आएगा और फिर 4 आएगा और इस तरीके से चलता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। आपको ये भी पता है कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 तो 2 लिखे, आपने 2 लिखे, कितने हो गए जी? 4 हो गए। पी में मैक्सिमम 6, अब टोटल कितने आपके पास? 11, बाकी कितना बचता है? 1। तो ये देखें, अब सोडियम की जब आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया? एस में आया, इसलिए हमें एस में। मसलन इसी तरीके से मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मैं कहता हूँ 20 है, तो मैंने 20 पूरा करना है। तो ये कितने हो जाएगी? 10 और ये 2 12 और फिर ये 6 18 और ये देखें कैल्शियम का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है? एस में है। इसलिए हम जो है ना ग्रुप ये 1 और ग्रुप 2 को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ से जो है ना ये जो आपके नीचे ये यहाँ पर दी गई है, यहाँ से लाइन लेके और यहाँ तक आपको जो दिखाया जा रहा है और आपको जो दिखाया जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लाइन जो है ना इनको हम पी ब्लॉक कहते हैं। अब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है ना तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें ग्रुप का आखिरी इलेक्ट्रॉन हमेशा पी में आएगा। और इसी तरीके से बेटा ये दरमियान में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पीरियोडिक टेबल है, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी एलिमेंट इसलिए कहते हैं डी ब्लॉक क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डी में आता है, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और आखिरी जो 2 लाइनें हैं यानी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनको हम जो है ना वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एफ में आएगा, इसलिए हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और आगे जो है बात की जा रही है, एक और जो है ना हवाला दिया जा रहा है मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। तो मेटल की पहले तो आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो गए। और इसी तरीके से जो टॉप पे मौजूद हैं, लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं और इनको जो है ना हम मेटल कहते हैं और जो राइट साइड पे मौजूद एलिमेंट होते हैं उनको हम नॉन मेटल कहते हैं और जो बिटवीन सिचुएशन होते हैं तो उनको हम जो है ना वो मेटलाइट कहते हैं। तो 3 तरह की कैटेगरी हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और मेटलाइट क्या होते हैं जो दोनों करैक्टर शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ पढ़ के। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि वो कहता है कि क्लासिफिकेशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज देयर मेटालिक करैक्टर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द सेंटर एंड बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मेटल। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने बताई है पीरियोडिक टेबल में आपको बताइए तो वही चीज़ें लिखी हुई है कि यानी लेफ़्ट साइड पे हैं और जो बॉटम में हैं और सेंटर में हैं उनको हम मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल अपर साइड पे, राइट साइड पे हैं और स्पेशली ग्रुप 3, 4 शो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसलिए हम इनको सेमी मेटल या मेटलॉइड कहते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट 6A to 8A at the top right and cover above the strip line are non-metal element just under the strip line such as silicon, arsenic and selenium are metalloid. All the remaining element except hydrogen are metal. तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक साइज़ का। तो एटॉमिक साइज़ को आपको मैं बता दूं कि एटॉमिक साइज़ होता क्या है। तो उसमें बेटा जी आपने पहले भी पढ़ा कि एटॉमिक साइज़ हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में फासला होता है तो उसको हम एटॉमिक साइज़ कहते हैं। मसलन
ये आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये आपके पास जो है ना आउटर मोस्ट शेल है, और इसके दरमियान जो फासला होता है इसको हम एटॉमिक साइज़ कहते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा कि एटॉमिक साइज़ असल में बहुत से एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और इसको देखने के लिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप इसको देख नहीं सकते। तो यही बात वो कर रहे हैं कि एटम आर सो स्मॉल इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एटम इवन विद ए पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यानी पावरफुल भी हो फिर भी आप इसके ज़रिए आप इसको देख नहीं सकते हैं। द साइज ऑफ द एटम देयर फॉर कैन नॉट बी डायरेक्टली मैयर, क्योंकि जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते तो उसको मैयर कैसे कर सकते हैं आप। हाउएवर टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड विच कैन मैयर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम ऑफ एन एलिमेंट, हाफ ऑफ द डिस्टेंस आर कंसिडर टू बी द रेडियस ऑफ द एटम। तो डायरेक्ट आप मैयर नहीं कर सकते, हाँ दो वो टेक्निक ऐसी डेवलप, मतलब एक्सरेज है या इस तरह की कोई टेक्निक है, मतलब हाइड्रोजन का एटम है आपके पास, ये भी हाइड्रोजन का एटम है और ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो ये न्यूक्लियस है ये, तो इनके दरमियान वो कहता है कि जो सेंट्रल डिस्टेंस होता है उसका हाफ कर लिया जाए तो वो जो है ना वो एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यानी दो एटम के दरमियान का जो डिस्टेंस है और उसका हाफ कर लिया जाता है वो एक एटम का डिस्टेंस कहलाता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में कि एटॉमिक रेडियस जो है ना वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज़ होता है। तो अगर मैं कोई भी ग्रुप उठा लूँ, मसलन मैं पहला ग्रुप उठा लेता हूँ जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें लिथियम है, जिसमें सोडियम है, जिसमें पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो इसमें अगर मैं देख लूँ, मतलब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, ये हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन और एक, मैं लिथियम की बात करूँ, लिथियम की जब भी मैं बात करूँगा तो लिथियम में जो है ना वो 3 शेल आते हैं, पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 शेल आते हैं, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करूँगा तो सोडियम में 3 शेल आते हैं। तो आप देख रहे हैं जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है ना वो डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो उसमें भी बढ़ रहा था, एटॉमिक नंबर इसमें भी बढ़ रहा है। ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर मैं कहता हूँ 3 है, इसका 4 है जी, इसका 5 है, इसका 6 है जी, इसका 7 है। तो जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता हूँ तो प्रोटॉन कितने जी, मैं कहता हूँ 3, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम की बात करूँ तो प्रोटॉन कितने जी, 4, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन की करूँ मैं तो पहले शेल में हम कहते हैं प्रोटॉन कितने जी, 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए आपने ये देखें, तवज्जो करें, इसमें शेल की तादाद नहीं बढ़ती। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर शेल की तादाद बढ़ रही है, यानी पहले एटम में 1 शेल है, दूसरे एटम में ग्रुप में जब जा रहे हैं 2 शेल हैं, और तीसरे में 3 शेल हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ने की वजह से जो है ना वो उनका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पर हम बात करें, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल जो है ना वो कांस्टेंट रहते हैं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 3-3 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 4-4 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 5-5 है। जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी उतनी अट्रैक्शन बढ़ेगी, यानी कि अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले 3 प्रोटॉन हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 को खींचने वाले 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बढ़ती जा रही है, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और जितनी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन बढ़ेगी उतना साइज जो है ना वो ऐसे कंट्रैक्ट होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, मतलब ये कंट्रैक्ट हो गया, क्योंकि जितनी उसको खींचा जाएगा उतना वो स्मॉलेस्ट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी, आप इसको पढ़ें, कोई सवाल हो तो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।